हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी। ओके, कोलिजन थ्योरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इस टॉपिक पर आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको क्लियर भी हो जाएगी ये थ्योरी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रुकावट के। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। कूल माइंड रखना है एकदम। जो कंसंट्रेशन है आपकी वो यहाँ व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। अगर व्हाइट बोर्ड पर आपकी कंसंट्रेशन है तो आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका काम बस वीडियो को एंड तक कंसंट्रेशन से ध्यान से देखना है। बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए बिंदास होकर के, है ना। जब तक आप इस चैनल पर हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो वीडियो आप देख रहे हैं वो आपको 110% याद होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आपका काम वीडियो को एंड तक कंसंट्रेशन से देखना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि किस तरह से कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना। देखिए सबसे पहले वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर हेडिंग में, कोलिजन थ्योरी, है ना। तो कोलिजन का मतलब क्या होता है? टक्कर, है ना। कोलिजन का मतलब टक्कर, कोलिजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये थ्योरी दी किसने थी। लिखा है दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स ट्राउड्स एंड विलियम लेविस। ओके, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, कोलिजन थ्योरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से साइंटिस्ट है? मैक्स ट्राउड्स एंड विलियम लेविस, विलियम लुइस, है ना। तो ये दो साइंटिस्ट थे, मैक्स ट्राउड्स एंड विलियम लुइस। इन्होंने जो कोलिजन थ्योरी है वो दी थी। अब आगे लिखा है इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। ये ना तो सॉलिड के बारे में हमें बताएगी, ना ही लिक्विड के बारे में हमें बताएगी। ये बताएगी सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए, है ना। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब गैस में होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे, तो ये जो थ्योरी है ये काम में आएगी, अप्लाई होगी। ओके, तो ये थ्योरी क्या है? लिखा है इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेट्स टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर। ठीक है, देखिए ये थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये अज्यूम किया गया है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है तो इसको हार्ड स्फीयर, एक गोले के रूप में माना गया है, एक स्फीयर के रूप में माना गया है ना। अज्यूम किया गया है कि एक कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है, उसको एक हार्ड स्फीयर या एक गोले के रूप में माना गया है। और आगे लिखा है कि एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर। और रिएक्शन तब सक्सेस मानी जाएगी जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसी दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड करेगा, ईच अदर, है ना। एक दूसरे के साथ में जब कोलाइड करेंगे ए और बी जो मॉलिक्यूल है ये, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये थ्योरी ये बताती है ना। तो सिंपल सी बातें हैं, थोड़ा सा अब ध्यान रखिए कि ये थ्योरी मैक्स ट्राउड्स एंड विलियम लुइस ने दी थी। अब ये थ्योरी किसके लिए अप्लाई होगी? हमेशा गैसियस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए अप्लाई होगी। ठीक है, दूसरी बात। अब तीसरी बात है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, उनको हार्ड स्फीयर माना गया है। अज्यूम किया गया है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक हार्ड स्फीयर होते हैं। और चौथी बात यह है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन सक्सेसफुल कब मानी जाती है? जब तक कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड ना करे, टक्कर ना करे, कोलिजन ना हो उनमें, तब तक वो रिएक्शन सक्सेस नहीं मानी जाती है। जब तक कोलिजन नहीं है रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दी है कि ये जो थ्योरी है कोलिजन थ्योरी, ये एक्चुअल में कह रही है हमसे। ओके, चलिए आगे क्या लिखा है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स,
है ना, दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है ये थ्योरी, दो फैक्टर्स पर बेस्ड है। फर्स्ट है यहाँ पर लिखा हुआ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या चीज है, डेफिनेशन लिखी है हमने, द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और इसे डिनोट करते हैं हम Z से, है ना। अब यहां पर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सपोज कीजिए हमारे पास एक कंटेनर है ना, एक क्लोज्ड कंटेनर है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो एक क्लोज्ड कंटेनर में ही हम लेंगे, है ना, सिंपल सी बात है ऑब्वियसली। अब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे पास है ना, रेड कलर में और ब्लू कलर में, अलग से शो कर रहा हूं मैं। अब दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं हमारे पास में, ठीक है। अब इस रिएक्शन मिक्सचर में पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, हर एक सेकेंड में, हर एक यूनिट वॉल्यूम में जो कोलिजन्स होंगे उनका नंबर क्या कहलाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना। फिर से मैं रिवाइज करता हूं, ये एक रिएक्शन मिक्सचर है। इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में जो कोलिजन हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनका नंबर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट है इफेक्टिव कोलिजन्स। अब लिखा क्या है, द कोलिजन्स विच एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एंड रिजल्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। ऐसे कोलिजन्स जो रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे, वही कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं हम, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा आपको एग्जाम्पल भी, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है ना। जब तक मैं हूं आपको टेंशन नहीं लेना है यार, है ना। चलिए सपोज कीजिए हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और इन दोनों से मिलकर प्रोडक्ट बन रहा है हमारा 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल यहां पर बन रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में, एज अ प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड यहां पर बन रहा है। अब देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि रिएक्शन कब सक्सेस होगी, जब इफेक्टिव कोलिजन होंगे, है ना। कोलिजन तो होंगे बट इफेक्टिव कोलिजन होंगे। अब ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन को हमने एक कंटेनर में लिया, तो यहां पर बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम के बीच में भी कोलिजन होगा, आयोडीन और आयोडीन के एटम के बीच में भी कोलिजन होगा, और हाइड्रोजन और आयोडीन के एटम के बीच में भी कोलिजन होगा। अब आप ही थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम के बीच में अगर कोलिजन होगा तो क्या HI बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सही सोच रहे हैं आप, है ना, नहीं बनने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जब कोलिजन होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड कैसे बनेगा भैया? पुराने बॉन्ड्स जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो तो ब्रेक ही नहीं होंगे, तो फिर नए बॉन्ड कैसे बनेंगे, है ना। तो इफेक्टिव कोलिजन क्या है, देखिए इफेक्टिव कोलिजन क्या है, हाइड्रोजन के जो एटम है वो या तो इस आयोडीन के साथ में कोलिजन करें या फिर इस आयोडीन के साथ में कोलिजन करें। सही बात है। इसी तरह से अगर आयोडीन के जो एटम है वो अगर आयोडीन के एटम के साथ में ही कोलिजन करेंगे तो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहलाएगा। सही है, क्लियर है ना। जब आयोडीन के एटम हाइड्रोजन के एटम के साथ में कोलिजन करेंगे तभी वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा, है ना, और तभी ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा एंड फिर प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है। अब आगे लिखा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव कोलिजन्स, है ना। इफेक्टिव कोलिजन्स को डिनोट किया जाता है F से। तो यहां पर इस लाइन के आधार पर मैं ये यहां पर लिख सकता हूं कि जो रिएक्शन होती है या रिएक्शन रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F के, है ना, F के यानी कि इफेक्टिव कोलिजन्स के। लिखा है यहाँ पर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव कोलिजन्स, है ना। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। F क्या है यहाँ पर? इफेक्टिव कोलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। अब आगे और क्या लिखा है देखते हैं। बट फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव टू क्रॉस द टू बैरियर्स,
है ना। अब यहाँ पर फिर से एक केमिकल लोचा आ गया है ना। ये लाइन क्या कह रही है कि बट फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस, किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव टू क्रॉस द टू बैरियर्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को दो बैरियर पार करना जरूरी है, क्रॉस करना जरूरी है, तभी जाकर के इफेक्टिव कोलिजन होंगे, है ना। जब ये दो बैरियर्स क्रॉस होंगे किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के थ्रू, तभी जाकर के इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे और फिर रिएक्शन और फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और केमिकल रिएक्शन सक्सेस होगी। तो वो दो बैरियर्स कौन कौन से हैं वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पिछली स्लाइड में जैसा कि लिखा था कि दो बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, किसी भी रिएक्शन को सक्सेस करने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो बैरियर यहाँ पर लिखा है वो है एनर्जी बैरियर। अब यहाँ पर क्या लिखा है इसमें ध्यान दीजिएगा, द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स must possess a certain minimum energy for the reaction. This energy is called threshold energy of reactants. Until this energy barrier is not crossed, the reaction would not take place. अब यहाँ पर कहा क्या है, इस थ्योरी में क्या लिखा है, द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शन। दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी रिएक्शन को इजीली सक्सेस कर दे, मतलब कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, तो वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास में होनी चाहिए किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वही एनर्जी क्या कहलाती है, हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है रिएक्टेंट्स की, है ना। इसको हम एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए हमारे पास पानी है ना, वाटर है। अब वाटर हमें पता है लिक्विड फेज में होता है ना, तो कोई ना कोई टेम्परेचर तो इसका जरूर होगा, है ना। सपोज कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज कर रहे हैं अभी, है ना। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो ये तो फिर बर्फ में बदल जाता, है ना, आइस हो जाता, बर्फ हो जाता। बट यहाँ पर वाटर लिक्विड फेज में है, इसलिए कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा इसका। सपोज कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसे हमें बॉईल करना है ना, उबालना है, बॉईल करना है, वाटर को हमें बॉईल करना है। अब बॉईल करने के लिए जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा तभी वाटर क्या होगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड में और कितना इंक्रीज करें हम टेम्परेचर कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम इस वाटर में ऐड कर दे, है ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में 90 डिग्री सेंटीग्रेड और इंक्रीज कर दे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल। तो ये जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये जो प्लस किया है हमने 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, जो कि हम आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, है ना। ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमने एक्स्ट्रा दी है इस वाटर को, है ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसकी खुद की एनर्जी है ना, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी खुद की, और जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड हमने जो आउटर सोर्स है, जो बाहरी सोर्स है, उसके थ्रू हमने 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो एनर्जी दी है वो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी, है ना, जिसको हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। अब आप बताइए 90 + 10 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है यही इस वाटर के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, साथ साथ में जो मॉलिक्यूल्स के पास में खुद की एनर्जी है उसकी खुद की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, उन दोनों का सम अगर कर दे हम तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो होती है। तो ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये मिनिमम एनर्जी है वाटर को बॉईल करने के लिए, है ना। वाटर को बॉईल करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए।
वाटर के पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 90 डिग्री हमने अलग से दी, तो ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। 90 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर को बॉईल कर रही है, ये एनर्जी क्या कहलाएगी? हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बढ़िया तरीके से क्लियर कर पाए होंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी को। ओके, तो किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, है ना, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और वो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। आगे लिखा है अंटिल दिस एनर्जी बैरियर इज नॉट क्रॉस्ड द रिएक्शन वुड नॉट टेक प्लेस। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई रिएक्शन कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप यहाँ पर जो स्लाइड मैंने अलग से शो की है, मेंशन की है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस तरह से देखिए ऊपर जा रहा है, और इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के बाद में ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि रिएक्टेंट जो है वो ऊपर जाके उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के बाद में ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना। इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि आपने 10th कर ली है और आपको बोल दिया जाए कि अब आपको कॉलेज में पढ़ाई करना है ना। तो कॉलेज में अगर वैलिड तरीके से पढ़ाई करना है आपको, तो पहले तो 10th के बाद में 11th करनी पड़ेगी, फिर 12th करनी पड़ेगी, और उसके बाद में आप एलिजिबल होंगे कॉलेज में स्टडी करने के लिए। सही बात है ना। तो जब तक आपने 11th 12th क्रॉस नहीं की, आप कॉलेज में नहीं जा पाएंगे, है ना। यहां पर भी ऐसा ही है कि जब तक आप इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाए, तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा कोई रिएक्टेंट। सिंपल सी बात, ठीक है। तो आई होप एनर्जी बैरियर जो है ये आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे कि ये क्या है। अब सेकंड है ओरिएंटेशन बैरियर। इसमें लिखा है अंटिल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड द इफेक्टिव कोलिजन्स वुड नॉट टेक प्लेस। प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नीडेड टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स एंड टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। ओके, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब तक प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं होंगे, उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, तब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, और इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो कोई रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होगी, है ना। सपोज कीजिए कि ये दो रिएक्टेंट है, ये आपस में कोलिजन कर रहे हैं, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, सक्सेस नहीं हुई। ए से कोलिजन कर रहे हैं तो भी सक्सेस नहीं हुई, कोलिजन सही तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। ए से अगर कोलिजन कर रहे हैं, प्रॉपरली ओरिएंटेशन यहाँ पर भी नहीं है ना। और अगर इस तरह से ओरिएंटेशन होगा इनका, तो देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे हम इन्हें, है ना। तो ओरिएंटेशन प्रॉपर है, यहाँ पर ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। जब तक इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तब तक आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगी। बस यही कह रहा है ये पॉइंट। अंटिल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड, the effective collisions would not take place. Proper orientation is needed to break old bonds and to form new bonds, है ना। प्रॉपरली जो ओरिएंटेशन होगा वही ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और न्यू बॉन्ड्स को बनाएगा, फॉर्म करेगा। इसको हम बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है ना, मिथाइल ब्रोमाइड है और उस पर कोई OH नेगेटिव, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन आकर के अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये जो है CH3 ये डेल्टा पॉजिटिव होता है और Br जो होता है वो डेल्टा नेगेटिव होता है ना, पार्शियली नेगेटिव होता है, ये पार्शियली पॉजिटिव पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो OH नेगेटिव जब फ्रंट साइड अटैक करेगा, है ना, आगे से अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक कैसे हो रहा है, फ्रंट साइड हो रहा है अटैक, है ना। ये OH नेगेटिव इस मॉलिक्यूल के फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, आगे से अटैक कर रहा है। तो देखिए ये नेगेटिव पार्ट है इस मॉलिक्यूल का और ये भी क्या है, नेगेटिव है। अब ये दोनों नेगेटिव है, Br भी नेगेटिव है, OH माइनस है और ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और ये कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जब रिएक्टेंट जो है वो कोलिजन करेंगे तब जाकर के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। बट यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन तो छोड़िए, कोलिजन ही नहीं हो रहा है,
है ना, क्योंकि ये एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे। तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी यहाँ पर। इसके देखिए, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना, ये कहलाता है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन का एग्जांपल मैं अभी आपको दे रहा हूं। प्रॉपर ओरिएंटेशन, यही मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये है पार्शियली पॉजिटिव, ये है पार्शियली नेगेटिव। यहाँ पर जो OH नेगेटिव है वो बैक साइड अटैक कर रहा है ना। कैसे अटैक कर रहा है? बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। तो बैक साइड अटैक कर रहा है, तो देखिए ये क्या है? नेगेटिव पार्ट है, और ये क्या है? हमारा पॉजिटिव पार्ट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। CH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन होगा भैया, इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो देखिए यहां पर प्रोडक्ट बनेगा हमारा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? CH3OH, ये बन गया हमारा मेथेनॉल, है ना। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां पर हो चुका है, प्रोडक्ट बन गया है। और ये जो Br नेगेटिव है ये एग्जिट हो जाएगा, ये बोलेगा कि भैया चलो अब अपनी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि OH नेगेटिव ने बैक साइड अटैक कर दिया है, तो हमें अब पतली गली से निकलना ही पड़ेगा, है ना। तो ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड ये है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो आई होप प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या चीज़ है और किस तरीके से प्रॉपर ओरिएंटेशन के थ्रू कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, ये आप अच्छे से इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर पाए होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी मेहनत देखिए कितनी मेहनत की है, डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स है उनके थ्रू मैंने आपको समझाया है। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू मैं जो क्वेश्चंस आपको यहाँ समझाऊंगा उनकी नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।